हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है स्टेबलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का स्टेबलाइजेशन और फॉर्मुलेशन किस तरीके से किया जाता है। इस लेक्चर सीरीज़ का ये पहला पार्ट है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Many, if not most, vaccine formulations that are currently in use were originally developed using a largely empirical approach on the basis of immune responses in animal models. अगर हम जितनी भी वैक्सीन्स करंटली यूज़ में हैं उनकी बात करें तो उनमें से ज़्यादातर, अगर सबकी बात नहीं है तब भी ज़्यादातर वैक्सीन फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जो कि करंटली यूज़ में हैं, वो बनाए गए थे तो जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा था एनिमल मॉडल में उसके बेसिस पे बनाए गए थे। एक एम्पेरिकल अप्रोच को यूज़ करके इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ एनिमल मॉडल्स में टेस्टिंग के दौरान, उसके बेस पे इन वैक्सीन्स को डेवलप किया गया। विद सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट, एम्पेरिकल अप्रोचेस have proven to be effective for most current vaccines. समय के साथ साथ और तरह तरह के प्रयास होते रहे, उनके साथ साथ जो एम्पेरिकल अप्रोच थी वो बहुत इफ़ेक्टिव हो गई और बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशंस हुए वैक्सीन्स के लिए, बट मेनी ऑफ दीज हैव नॉट बीन फॉर्मुलेटेड टू अचीव ऑप्टिमम स्टेबिलिटी। बहुत सारी अप्रोचेस आई लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी भी थी जो कि ऑप्टिमम स्टेबिलिटी को गेन करने में सक्षम नहीं थी। तो अब आता है कि ऐसा क्या किया जाए कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए। Many factors that are fundamental to achieving improved stability in vaccine formulations are ultimately determined by the structural characteristics of the antigenic biomolecules. स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जो ज़्यादातर फैक्टर्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं वैक्सीन की स्टेबिलिटी के लिए, फंडामेंटल है कि उनके बिना हो ही नहीं सकता, तो उन फैक्टर्स का फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन्हीं फॉर्मुलेशन से जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से फॉर्मुलेट किए गए हैं, वही फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि वैक्सीन की स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। जो एंटीजेनिक बायोमोलिक्यूल है, आपने बना के तैयार किया है जो वैक्सीन, उसका स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है। इन दिस चैप्टर some general guidelines for the development of a comprehensive approach for the stabilization and formulation of vaccines are provided. इस जो चैप्टर है हमारा, इसको कंटिन्यू करेंगे हम और पढ़ेंगे कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ अप्रोचेस हैं ताकि वैक्सीन का स्टेबलाइजेशन और फॉर्मुलेशन किया जा सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। An example of a modern vaccine characterization strategy. Modern vaccines के characterization का यहाँ पे example दिखाया गया है आपको। The formulation development of early vaccines was almost entirely empirical compared to modern standards. जो early vaccines थी, जो initial time में vaccines बनाई जाती थी, वो अप्रोच और जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, वो अप्रोच, दोनों ही पूरी तरीके से अगर कंपेयर किया जाए, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है दोनों में। द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पास्ट वैक्सीन्स रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जो पहले की वैक्सीन्स थी, जो चीज़ें थी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टडी किया जा सके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत अच्छे से हो सके, कंपोजिशंस को पहचाना जा सके।
तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, ये जब चीज़ें नहीं पता थी, रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। भाई जब आपको पता नहीं है कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो ऑब्वियसली वैक्सीन के फॉर्मुलेशन में भी दिक्कत आनी है। सो दैट कुड हैव बीन प्रोबेबली अवॉइडेड इफ बेटर कैरेक्टराइजेशन मेथड्स हैव बीन अवेलेबल। अगर उस समय तक बहुत अच्छे से कैरेक्टराइजेशन के मेथड्स अवेलेबल होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता था। Employing a diverse battery of biophysical testing methods to assess the physiochemical characteristics of antigens at all structural levels permit this process to be rapid, precise, and thorough, and allow for acquisition of the large amounts of data that are required for comprehensive structural analysis. बहुत सारे बायोफिजिकल टेस्टिंग मेथड्स आ चुके हैं जिससे आप एक एक कंपोजिशन के एनालिसिस कर सकते हैं। आपको सब कुछ पता होता है कि वैक्सीन जो आपने डिज़ाइन की है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जब वो आपकी बॉडी में पहुंच रही है तो कैसे रिएक्ट करेगी, कितना टेम्परेचर विदस्टैंड कर सकती है, किस पीएच पे नॉर्मल रहती है, किस टेम्परेचर को और पीएच को और जो अगली कंडीशंस हैं इनके अलावा उनको बर्दाश्त कर सकती है, उस पर सुरक्षित रह सकती है, कितने लंबे समय तक रह सकती है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये तरह तरह के बायोफिजिकल टेस्टिंग मेथड्स से ही पॉसिबल हुआ, जिनकी मदद से फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाया गया एट ऑल स्ट्रक्चरल लेवल, हर एक लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे हो चाहे मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे हो, हर एक तरीके से फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना गया जिससे कि परमिट दिस प्रोसेस टू बी रैपिड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जब इतनी ज़्यादा जानकारी मिली तो इन्होंने प्रोसेस को बहुत रैपिड बना दिया, प्रिसाइज बना दिया कि आप जो चीज़ चाहते वही चीज़ आपको मिलेगी, एंड थोरो एंड अलाउ फॉर एक्विजिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और इसकी मदद से क्या हुआ, अब आप एक साथ में बहुत बड़े डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि स्ट्रक्चर की एनालिसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मीजरेबल फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको कि मीजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। वैक्सीन्स आर फॉर्मुलेटेड टू स्टिमुलेट अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। वैक्सीन्स का फॉर्मुलेशन प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए किया जाता है, while minimizing the potential for negative side effect on exposure to the recipient। ये देखा जाता है कि जो वैक्सीन्स का फॉर्मुलेशन है वो इस तरीके से हो कि जब आपकी बॉडी में वो जा रहा है तो वो एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाए कि आने वाला जो एंटीजन है, जो फॉरेन बॉडी है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन दी गई है, वो इसको डिस्ट्रॉय करे, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन का बॉडी में जाने का, वो जो रेसिपिएंट है जिसकी बॉडी में वैक्सीन डाली गई है उस पर कोई भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ना हो। Most vaccines are grouped according to the nature of the antigen। वैक्सीन्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो ग्रुपिंग की जाती है, वो होती है नेचर ऑफ एंटीजन के अकॉर्डिंग। किस तरीके का एंटीजन है उसी प्रकार के ग्रुप में उनको रखा जाता है। Examples include attenuated or killed pathogens, natural or recombinant proteins or their assemblies, polysaccharides और DNA plasmid encoding appropriate proteins। या तो attenuated या जो killed pathogens को वैक्सीन के फॉर्म में डाला जाता है, या फिर नेचुरल प्रोटीन्स होती हैं, या रिकॉम्बिनेंट बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की असेंबली भी होती है, पॉलीसैकेराइड्स को भी यूज़ करते हैं एज अ वैक्सीन, या फिर डीएनए प्लाज्मिड को भी वैक्सीन की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि अप्रोप्रिएट प्रोटीन को बना रहे हो। आपने प्लाज्मिड लिया
बॉडी में जाके वो प्रोटीन बना रहा है जो कि इफेक्टिव वैक्सीन की तरफ वर्क कर रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वैक्सीन्स के। The nature of the structural characterization of vaccines varies with the level of complexity. जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन होता है वैक्सीन्स का, वो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, वेरी करता है। एंटीजन कितना कॉम्प्लेक्स है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटीजन होगा उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा वैक्सीन का। This fundamentally is the case because the antigen may be a simple protein such as toxoid which is much less complex than a whole virus. जो वैक्सीन है या जो एंटीजन है ये एक सिंपल प्रोटीन भी हो सकता है, जैसे कि टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड क्या होता है? टॉक्सिन विदाउट टॉक्सिक नेचर, उसमें टॉक्सिक नेचर नहीं होगा, उसको टॉक्सॉइड बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटीजन आया है बहुत सिंपल है और ये कोई भी बैड इफेक्ट नहीं दे रहा है, टॉक्सिक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है देन अ होल वायरस, पूरे वायरस से, एंड इवन सिंपलर देन अ इंटायर बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया से भी ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अब इसके लिए अगर आप वैक्सीन बना रहे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द कॉम्प्लेक्सिटी of the antigen then dictates the type and number of analyses that will be performed to characterize its structure. जो एंटीजन की कॉम्प्लेक्सिटी है वही बताती है कि जो वैक्सीन बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, और उस एंटीजन की एनालिसिस से ही पता चलेगा, उसके कैरेक्टराइजेशन से ही पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। The stability of vaccine components in solution is a direct function of a number of environmental conditions. जो वैक्सीन कंपोनेंट्स की स्टेबिलिटी है किसी भी सॉल्यूशन में, ये डायरेक्ट फंक्शन होता है नंबर ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द मेजरेबल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिटिकल बायोमोलिक्यूल। कोई भी बायोमोलिक्यूल है, एंटीजन है, उसकी जो क्रिटिकल मेजरेबल फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि जो वैक्सीन कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट आर सॉल्यूशन पीएच, सॉल्यूशन का पीएच कैसा है इस पर डिपेंड करेगा, आयनिक स्ट्रेंथ, रेडॉक्स पोटेंशियल एंड टेम्परेचर। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो कंपोनेंट आपने बनाया है वैक्सीन का वो किस पीएच पे स्टेबल है, आयनिक स्ट्रेंथ उसकी क्या है, किस टेम्परेचर तक वो सुरक्षित रह सकता है, and all of which often contribute directly to the stability of macromolecules. ये जो components यहाँ पे बताए गए हैं ये किसी भी molecule की stability को directly influence करते हैं। Solution pH contributes to both the chemical and physical stability of biomolecules. जो सॉल्यूशन का पीएच है केमिकल के साथ साथ फिजिकल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। Effects are mixed through acid or base as well as among others. जो केमिकल इफेक्ट्स होते हैं वो एसिड बेस कैटालिसिस या ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस के बेस पे होते हैं। इंक्लूड्स और ज्यादातर इसमें क्या होता है कि बॉन्ड्स की हाइड्रोलिसिस होती है या ग्लूटामाइन एंड एस्पार्टाम डीनेशन होता है। इन प्लेस वैरायटी अदर अमीनो एसिड्स। इसके अलावा
बहुत सी दूसरी साइड चेन्स भी ऑक्सीडेशन होता है शुगर। The ionic strength of solution can dramatically affect the biomolecules। आपने बनाई है वो कितनी सोल्यूबल होगी, ये डिपेंड करेगा आयनिक स्ट्रेंथ पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बहुत अच्छे से आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट पड़ता है सोल्यूबिलिटी पे। एट लोअर आयनिक स्ट्रेंथ, अगर आयनिक स्ट्रेंथ कम है, अगर 0.2 से भी कम है, तो यहाँ पे एक डिवाई हकल चार्ज होता है और ये डिवाई हकल चार्ज शेयरिंग टेंड टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी, और क्या करता है, ये सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देता है। वेयरएज डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी आर टिपिकली सीन एट हायर आयनिक स्ट्रेंथ। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आयनिक स्ट्रेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। बिकॉज ऑफ वेल नोन सॉल्टिंग आउट इफेक्ट, यहाँ पे सॉल्टिंग आउट होता है जो कि इस जो ये प्रोसेस हो रही है इन्वर्स रिलेशन में, इसको मेंटेन करता है। हालांकि यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन भी है, कैट्रोपिक साल्ट्स जो हैं उनमें ये नहीं देखा जाता। अब देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट हम देख चुके हैं। द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स कैन बी डिसरप्टिव एट बोथ एक्सट्रीम्स। ये डिसरप्टिव हो सकते हैं बोथ स्ट्रीम्स। बोथ स्ट्रीम मतलब अगर कम है तो भी हार्मफुल हो सकता है, ज़्यादा हो गया है तब भी हार्मफुल हो सकता है, एक रेंज में होना चाहिए। एज हार्मफुल as increased temperature can be to all but a select few classes of biological molecules that are used in vaccine। जो टेम्परेचर में इंक्रीज है हार्मफुल भी होता है बहुत सारे केसेस में, लेकिन कुछ वैक्सीन्स ऐसी भी होती हैं जो थर्मोस्टेबल बायोमोलिक्यूल से बनी होती हैं, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रीजिंग में ऑल्सो भी डिस्ट्रक्टिव, अगर फ्रीजिंग हो जा रही है, टेम्परेचर बहुत कम हो जा रहा है, तो वो भी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। एज सीन इन द केस ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के केस में ऐसा देखा गया है। इसके साथ ही साथ पर्ट्यूसिस, टिटनेस एंड पोलियो वैक्सीन्स के केस में भी ऐसा देखा गया है। द थर्मोलैबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज ऑफन अ वेरी डिग्रेडेटिव फैक्टर। जो थर्मोलैबिलिटी है किसी भी बायोमोलिक्यूल की, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक एक तो फैक्टर है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए इसे आपको मेंटेन करना होता है एक रेंज में, उससे ज़रा भी कम या ज़्यादा होता है तो ये मोलिक्यूल्स को डिग्रेड कर सकता है, इसलिए ये डिग्रेडिव फैक्टर है। फॉर वैक्सीन आउटसाइड ऑफ रिगरस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, रिगरस कंट्रोल्ड मतलब एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, कम या ज़्यादा हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, डिग्रेडेशन करवाने लगेगा। फॉर दिस रीज़न टेम्परेचर स्टडीज आर यूजुअली कंसिडर्ड essential to a comprehensive biophysical characterization scheme। बायोफिजिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं टेम्परेचर स्टडीज़। अब आते हैं एम्पिरिकल फेज डायग्राम्स पे। A more detailed description of a complex macromolecular system can be obtained by combining a series of measurements that provide informations about multiple aspects of its structure।
किसी भी कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिकुलर सिस्टम के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं। किसी एक सिंगल मेजरमेंट के थ्रू आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं ताकि आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, जो स्ट्रक्चर है या उसकी स्टेबिलिटी है या कोई भी चीज़ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग and overlaying relevant data sets can assist in characterizing overall structure from numerous perspectives. कंपेयर करना, कंट्रास्टिंग, ओवरलेइंग, जो रेलिवेंट डेटा है ओवरले करके आप कंपेयर करते हैं कि कौन सा डेटा कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कैरेक्टराइजेशन को असिस्ट करती हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को फ्रॉम न्यूमरस प्रोस्पेक्टिव्स, बहुत से नज़रिए से आप देखते हैं उनको, बहुत सारी चीज़ों से देखते हैं, तब आप ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्म होते हैं। ऑल्दो द इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स कैन बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। मल्टीपल डेटा सेट्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, occasionally leading to significant misinterpretation। ऐसा हो सकता है कभी कभार कि डेटा सही से एनालाइज नहीं हुआ, सही से इंटरप्रेट नहीं किया गया, और अगर बहुत सारे डेटा ऐसे हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थिंग हो सकती है, क्योंकि इससे आप मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे, और जब मिस इंटरप्रिटेशन होगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फॉर्मुलेटेड वैक्सीन्स सही नहीं होंगी और वो आगे चल के प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। यहाँ पे दिखाया गया है एम्पेरिकल फेज डायग्राम है। फॉर रिकॉम्बिनेंट रिसिन टॉक्सिन ए चेन जनरेटेड यूजिंग CD मोलर इलेप्टिसिटी एट 208 नैनोमीटर। अब इसमें क्या है, ANS फ्लोरिसेंस एंड इंट्रिंसिक ट्रिप्टोफैन फ्लोरिसेंस इंटेंसिटी डेटा। ओके, description of the three general structural states of the protein are defined by the boundaries of the shaded region। जो shaded region की boundaries हैं, इनसे आपको दिखाया गया है जो स्ट्रक्चर हैं, structural state। इसके अलावा similar structural states of the protein are characterized among the variable solution conditions tested। जैसे कि टेम्परेचर है, यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर के वेरिएशन से दिखाया गया है, और ये pH है, बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो रही हैं विद इन रीजन ऑफ एम्पेरिकल फेज डायग्राम दैट आर सिमिलरली शेडेड। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को on various social media platforms including Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp and LinkedIn। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल ITLS Academy को। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450। You can also visit our website www.itlsacademy.com। So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.